तो ब्रेक यूपी की बात, यूपी की सियासत की तस्वीर और सियासत के बदलते माहौल की बात हो रही है। मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन मेहमानों से आपका तारुफ करवाएं उससे पहले कम से कम इस मुद्दे को समझ लेते हैं। दरअसल यूपी में गर्माते चुनावी माहौल और दलित वोटों की जो सियासत हो रही है, उस खींचतान के बीच में केंद्र सरकार के राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मायावती पर जमकर निशाना साधा है। अठावले ने सवाल किया है कि मायावती बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर राजनीति करती हैं, लेकिन उनके आदर्शों को नहीं मानती। अगर मानती तो क्या वो बौद्ध धर्म क्यों नहीं अपनाती है? यूपी में गर्माते सियासी माहौल और दलित वोटों की खींचतान के बीच केंद्र सरकार के राज्य मंत्री और महाराष्ट्र के बड़े दलित नेता रामदास अठावले ने मायावती पर जमकर निशाना साधा। अठावले ने कहा कि मायावती बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर राजनीति तो करती हैं, लेकिन उनके आदर्शों को नहीं मानती। मैंने बोला था कि मायावती बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानती है। कांशीराम जी के नेतृत्व में उन्होंने बीएसपी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने का काम भी उन्होंने किया और ये सब ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना ये था कि अगर आप लोग मनुवाद का विरोध करते हैं तो फिर जो लोग मनुवाद का विरोध करते हैं, तो दलित समाज के लोग, दलित समाज के नेता, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए। मायावती ने बहुत बड़ा ऐलान भी किया, लेकिन शायद हुटोम के चक्कर में मायावती बुद्धिज्म को नहीं स्वीकार रही है। लेकिन मैं बुद्धिस्ट हूँ और मेरे पार्टी में सभी जाति के लोग हैं, ब्राह्मण है, मराठा है, पटेल है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सभी लोग मेरी पार्टी में बुद्धिस्ट है। तो मुझे लगता है कि भाई बौद्ध होने से वोट नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। अठावले ने दलित मुद्दों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर जोरदार हमला बोला है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले को सुनिए। और मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगा, उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी का पहले गठ रहा है और उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी। बीजेपी के साथ अलायंस करके रिपब्लिकन पार्टी वो अपना खाता खोल देगी। आरपीआई यूपी चुनाव के मद्देनजर अपनी सियासी जमीन छीनने की कोशिश में जुटी हुई है। यही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दलितों के हितों से मायावती को कोई सरोकार नहीं है। जाहिर है यूपी में दलितों को लेकर सबसे ज्यादा सियासत गरमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। देखिए, ये सियासत है और सियासत में जमीन तलाशने के लिए भी कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जो कम से कम उस समय के हालात को देखकर होते हैं। और ये मान के रखिए कि अभी जो बयानबाजियों का एक दौर चला, उस दौर में उस सियासत को पीछे धकेलने की कोशिश की जो जातिगत साम्राज्य से ऊपर था। खैर, यहाँ पर जातिगत सियासत भी हुई, दलित वोट के नाम पर भी तमाम बातें हुई और उसके बाद अब ये कोशिश होने लगी कि बीजेपी क्या वाकई दलित वोट बैंक से पीछे जा रही है। और ये अब कहा जाने लगा कि हाँ, अब जो है इस नाम के साथ, अठावले के नाम के साथ बीजेपी चाहती है कि एक बार फिर से दलितों के साथ जुड़े। क्या ये सच्चाई है? इसको समझते हैं। मेहमानों के पास चलते हैं। मनीष शुक्ला बीजेपी की तरफ से, नावेद सिद्दीकी एसपी की तरफ से, सत्यदेव त्रिपाठी कांग्रेस की तरफ से। एक बार फिर से आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष शुक्ला जी, शुरुआत इस बार आप ही से। सर, क्या रामदास अठावले को अगर ये उम्मीद है कि इस बार सियासी जमीन हमें वहां पे मिल जाएगी, आधार मिल जाएगा, तो इसके पीछे बीजेपी का मोरल ग्राउंड पर बैकअप है? ये इसलिए क्योंकि शायद आपको लगता है कि जिस तरह से आपने दलित वोटों को, दलित सीटों को अपने कब्जे पे किया था लोकसभा 2014 में, यहां पे चुनौतियां बढ़ गई कुछ ऐसी तस्वीरों के बाद, और शायद ये एक ऐसा चेहरा हो सकता है जो मुफीद तस्वीर आपके लिए तैयार करते हैं। देखिए रोहित जी, श्री रामदास अठावले की पार्टी एनडीए का पार्ट है और एनडीए के पार्ट होने के नाते वो हमारे साथ मध्य प्रदेश में हम लोग ने उनके साथ चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली है, एक बात। दूसरी बात, रामदास अठावले जी ने जो एक बात कही कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों की बात करती है मायावती जी, चलती नहीं है, ये बात सत्य है। विभिन्न जो अगर मायावती जी के राजनीतिक सफर को देखें कि जिसके नाम पर वो दलितों के नाम पर राजनीति उन्होंने किया, उनके नाम पर वो 4-4 बार, 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की। लेकिन आज दलितों की स्थिति क्या है?
और जो उनके दल में पुराने कार्यकर्ता है जिन्होंने बामसेफ से लेके बसपा बनाने में काम किया था, आज वो एक एक करके छोड़कर जा रहे हैं और उसके पीछे जो मनीष जी उनके देखिए, आरोप मनीष जी हैं, मैं आपकी इस चाहे, बात को मान लिया। मनीष जी मैं आपकी इस तमाम बातों को मान लिया सर। मैं ये भी मानता हूं कि आपके सहयोगी हैं, आपके साथी हैं, आपके साथ सरकार में भी हैं, और अब जो है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भी तो यही हो रही है। अगर ये बात है तो यूपी में भी दिखा दी, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि जितनी भी सीट है उन सब सीटों पर वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे। अगर ये उतारेंगे तो आपकी चुनौती बढ़ेगी। तो ये कह दीजिए ना कि सर हम साथ मिलकर चुनाव में यूपी में आगे बढ़ेंगे। रोज जी देखिए ये तय करने का काम संसदीय बोर्ड का है, किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, किसके साथ नहीं लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, कहाँ नहीं लड़ेंगे, संसदीय बोर्ड तय करता है। उसको हम यहाँ आपके सामने बैठ के नहीं बता सकते, मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर की मैं बात मानता है। हूं क्या ऐसा भी तो नहीं सर। मैं इसको थोड़े दूसरे एंगल से समझता हूं, मैं सिर्फ चर्चा कर रहा हूं आपसे ये समझने के लिए, इसको इस दिशा में समझता हूं कि ऐसा तो नहीं कि सर अभी एक दिग्भ्रमित किया जाए दलित कार्ड के नाम पर कि हाँ देखिए रामदास जी के तौर पे जो है ये एक एक कैंडिडेट यहाँ पे उतरेगा और ये दलितों को साथ अपने जोड़ेगा, और उसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अनाउंस कर देंगे कि हाँ हम लोग तो एक हो चुके हैं। कहीं ऐसा मास्टर प्लान तो नहीं है? रोज जी देखिए श्री रामदास आठवाले जी हमारे एनडीए के भाग हैं, लेकिन उनका अपना राजनीतिक दल है, अलग है, उनके अपने सिद्धांत है। विभिन्न मुद्दों पे हम लोग साथ साथ चुनाव लड़े हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, ये तय करने का अधिकार उनका अपना है उस दल के बारे में, आरपीआई के बारे में। तो देखिए, और हम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार 4.5 साल से 2012 के बाद से 17 की तैयारी कर रही है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो सरकार चली है, विभिन्न इशूज पे फेल्योर है, कानून व्यवस्था से लगाए, विकास के लगाए, विभिन्न इशू पे उस पे हम लोग मनीष जी एक छोटा सा सवाल और भी है, उसका भी जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं और भी साथियों के पास चलता हूं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, ये आप पे आरोप लग रहा है बार बार कि आपका भरोसा कम होता जा रहा है। जो 11 रिजर्व सीटें आपने जीत हासिल की थी, दरअसल अब आप इतने भी आश्वस्त नहीं रह पाए कि उन्हें अपने दम पर हासिल कर पाएंगे। मायावती से कई बार ये भी कहा जा रहा है कि आप डर चुके हैं, इसलिए जो है अब उस फैक्टर पे आप आना चाहते हैं कि जहां पे आप ये देखिए कि आप बहुत हितैषी, बहुत करीबी हैं उनके। रोहित जी देखिए जो कह रहे हो, ये बात जिसने कहा होगा उन्होंने कहा होगा। हम तो भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करती रही है। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, जाति धर्म से ऊपर उठकर। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा 1 मिनट में, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र अकेली राजनीतिक पार्टी है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े 4 विषयों पे, उनके जन्म स्थान महू 1991 में वहाँ हमने स्मारक बनाया था, आज नहीं बनाया कि आज हमने स्टैंड लिया, और उनकी जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, जहाँ उनको जलाया गया था, वहाँ पर मुंबई में 10 अलीपुर रोड दिल्ली में जहाँ उन्होंने पढ़ाई की थी, मुंबई में त्रिपाठी साहब में जहाँ उन्होंने पढ़ाई की थी, ऐसे 5 जगहों को हमने उनके जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थलों को हमने स्मारक बनाने का काम कर रही है, नहीं कर रही, लेकिन इतना जरूर मैं बोल दूंगा सर, हर दल दलित कार्ड पर अपना गेम सेट कर रही है सर, इसमें आप भी पीछे नहीं है। रोहित जी, गुजरात में ऊना में जो कुछ हुआ, लोकसभा और राज्यसभा में उसकी झांकी देखने को मिली। यही नहीं, हैदराबाद में उस नौजवान को जिस तरह इन लोगों ने और इनके मंत्रियों ने बाध्य किया आत्महत्या करने के लिए, रोहित वेमुला को, उसको भी आपने देखा। आज पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का राज है, कहीं न कहीं दलित उत्पीड़न की घटनाएं लगातार हो रही हैं। यूपी की बात, और ये स्पष्ट कर, मैं उत्तर प्रदेश में भी आता हूं, उत्तर प्रदेश का भी मैं आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो भी मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, नहीं सर, वहां दलित बनाम मुसलमान, सर नहीं अभी तक आप दलित फैक्ट पे जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश आने के बाद फिर आप जो है सांप्रदायिकरण करने मैं दलित कार्ड पे ही आ रहा हूं भाई। आप तो रोहित जी पूरी बात सुनिए। तो वहां भी दलित को मुस्लिम विरोधी करार करके और लोकसभा में इन्होंने कुछ वोट हासिल कर लिए। आज स्थिति बदल रही है, दलित चेतना जाग रही है। मायावती जी का यह है कि वो दलित नेतृत्व को हमेशा खत्म करती हैं। जो भी इनके साथ कांशीराम जी ने दलित नेतृत्व यहाँ पैदा किया था, उसमें एक एक करके उन्होंने अलग किया। आज 1989 के बाद उत्तर प्रदेश की ये विडंबना है कि ये प्रदेश जो कभी इस देश के स्वतंत्रता संग्राम का अग्रणी था,
ये देश के उन सूबों में है जिसने लगातार प्रधानमंत्री दिए, लेकिन 89 के बाद जाति और धर्म की राजनीति ने यहाँ चौपट किया। हाँ, सत्यदेव जी, और उसी का शायद परिणाम शायद हुआ शायद जिस कि तरह से कांसीराम जी परिस्थितियां के बदली, नेतृत्व में। जी सत्यदेव जी, शायद जिस तरह से परिस्थितियां बदली आप लोगों को भी बदलना पड़ा। तभी तो राज बब्बर साहब ने आज तक कभी ऐसा नहीं कहा था कि वो अति पिछड़ा परिवार से आते हैं, लेकिन इसी चैनल में हमारे ही खास कार्यक्रम सच्ची बात में प्रभु चावला के साथ उन्होंने ये बात कहा कि राज बब्बर ने अपने बारे में कहा कि मैं पिछड़े से आता हूं। क्या ये फैक्टर नहीं था? प्रभु चावला ने 3 बार सिख परिवार ये पूछा कि आपकी जाति कौन है। ये विडंबना है कि इतना नहीं, बड़ा बिल्कुल नहीं, ये सवाल नहीं था। एक प्रदेश अध्यक्ष से, एक नेता से उसे जाति नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सत्यदेव जी। शायद आपको सवाल का आइडिया नहीं है, मैं आपके पास वो क्लिप भी भेज दूंगा। प्रभु चावला जी कि उस सवाल का जवाब उन्होंने अपने लहजे से दिया और उन्होंने ये कहा कि अजीब की सियासत हो चुकी है। अब ये लोग पूछते हैं कि किस जाति या किस धर्म को उतारा गया है ताकि शायद अपने साथ वोट को जोड़ा जाए। और मैं बोलता हूं, मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मैं अति पिछड़ा जाति से आता हूं सर। ये उनका वर्जन था, ये उनका वर्जन था सर। मैं वो आपके पास जरूर भेजूंगा, आप देख लीजिएगा सर। नहीं, श्री नरेंद्र और प्रभु चावला जी ने वहां पर याद दिलाया कि आप सिख परिवार से हैं। ये पॉइंट हमने रेज किया था। तो सर ये अति पिछड़ा वाला वर्ड अगर इस्तेमाल करना पड़े, इसकी याद अगर अचानक आ जाए। रोहित जी, इसकी शुरुआत करने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने सभाओं में लगातार ये घोषणा की और शायद उसको सरवाइव करने की जरूरत में अब आप भी आ चुके हैं, ये भी मान लीजिए। नहीं, ये जो हकीकत आप कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की, शायद इस पर रखना जरूरी है, मजबूरी देश का इस देश का प्रधानमंत्री अपने सूबे में दलितों की रक्षा नहीं करता, लेकिन लगातार सभाओं में भाषण करता है कि मैं अति पिछड़ी जात से आया हूं, 56 इंच का सीना, और क्या क्या भाषण जाति के लिए करते हैं। सत्यदेव जी, अच्छा लगता है कि सियासी तेवर में वार और कम से कम ये तो कह ही सकते हैं कि आपने ये किया, आपकी पॉलिसीज ऐसी है, आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी है। लेकिन मैं नावेद जी के पास जाऊं, उनका रिएक्शन भी, लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे साझा करना चाहूंगा। आरोप तो आपके ऊपर भी है सर, आपने तमाम कार्ड खेल लिए। शीला दीक्षित के तौर पर आपने ब्राह्मण चेहरा उतार दिया, गुलाम नबी आजाद के तौर पर आपने मुस्लिम चेहरा उतार दिया, राज बब्बर के तौर पर आपने आपको दलित चेहरा भी बता दिया, साथ ही संजय सिंह के नाम पर आपने क्षत्रिय चेहरा भी दिखा दिया। यानी तमाम जातिगत सियासत तो आपने तय कर दी। खैर, नावेद सिद्दीकी साहब, दलित सियासत और तुष्टीकरण का आरोप तो आपने सबसे ज्यादा लग रहा है। हमने सारी जातियों सबसे ज्यादा लग रहा है सर। सर कैलकुलेशन बैठाने के तरीके को हम भी समझते हैं। सत्यदेव साहब, एक बार नावेद सिद्दीकी साहब से इकट्ठा कर दिया। ठीक है, नावेद सिद्दीकी साहब, सर सबसे ज्यादा तुष्टीकरण की सियासत करने वाला आरोप जो है आपके ऊपर जुड़ा है। मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। दयाशंकर जी के इस मामले में अब ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगता है कि आप जो है तुष्टीकरण कर रहे हैं। वहां पे आपने देखा कि भाई दलित से जुड़ा मुद्दा हो सकता है, इसलिए आपने तुरंत फौरन एक्शन ले लिया और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि दलित वोट बैंक को हासिल करना है तो शायद यह सियासत की मजबूरी है, जरूरी है लोगों को अपने साथ जोड़ना है? तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, बुजुर्गों का सम्मान किया है, नौजवानों को साथ लेके चली है, और यही वजह है कि नौजवानों ने भी साथ हमारा दिया 2012 में। हम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ ये कहा कि हम चाहे कोई भी महिला हो, चाहे दलित महिला हो, चाहे आदरणीय हमारी बुआ जी हो, किसी के ऊपर भी कोई अभद्र टिप्पणी की जाए और इस तरीके की चीजें अगर हों तो ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त है। इसकी मजम्मत जितनी हम कर सकें उतनी मजम्मत कोर्ट में रात के 8 बजे जो है पेशी करवा सकते हैं दयाशंकर की मऊ में गिरफ्तारी के बाद, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर अगर बार बार मांग की जा रही है एक मां की तरफ से, वहां पे आपका स्टैंड क्लियर नहीं हुआ, तो क्या वहां पे आपका फैक्टर काम नहीं कर रहा था सर? फैक्टर की बात यह है, हम दोनों जगह पे आ रहे हैं। हम पहले आपको दयाशंकर जी के साथ हैं, अभी बात कर रहे हैं कि दयाशंकर जी ने जो बात कही वो गलत है। वो नहीं सर, मेरा तो ये पॉइंट है ही नहीं, करने का हक नहीं है इस देश में, किसी इंसान को नहीं है। सवाल तो इससे जुड़ा है ही नहीं। नहीं, मैं अभी आ रहा हूं, मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूं, मैं समझ गया, अब मैं मायावती जी पे आ रहा हूं। सुनिए, मायावती जी, चलिए उनके ऊपर ये बातें की गई थी, उनके लिए हम लोगों ने कहा कि नहीं किसी भी महिलाओं का, हम उनके साथ खड़े थे, सबने उनका सपोर्ट किया। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने भी वो ये कहा, वहां सिर्फ महिला वर्ड ही नहीं रह गया था नावेद साहब, वहां सिर्फ महिला वर्ड ही नहीं रह गया था, वहां पे दलित महिला को जोड़ा गया था, दलित महिला का इस्तेमाल किया गया था। देखिए वो हाँ,
नहीं, इसलिए किया गया क्योंकि मायावती जी अपने आप को जो बताती हैं वही तो कहा जाएगा ना। तो यही तो कहा, मजबूरी उन्होंने भी थी अपने शायद बयानों आपकी, में कि उन्होंने आपको अपनी सारी दिखाना चीजों है में कि ये देखिए कहा। दलितों को और लेकर हम सबसे नहीं, ज्यादा ये देखिए पॉजिटिव गुलाम, सोच रखते हैं। मैं एक बात, सारे दल देखिए, जहां तक ऐसी बात होती है सारे दल एक जैसा सोचते हैं। सम्मान की बात जहां आती है, जहां पे हमने ये बात कही, देखिए गुलाम नबी आजाद साहब, मैं तारीफ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब ने भी संसद में ये बात कही राज्यसभा में कि ये चीज गलत है, काबिले मजम्मत है। अरुण जेटली साहब ने फौरन खड़े होकर कहा कि नहीं, ये चीज काबिले मजम्मत है। उसके बाद मायावती जी को अपना दलित कार्ड, जो उन्होंने दलित के लिए कभी कुछ जिंदगी में नहीं किया है, और इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आती हैं तो कहती हैं कि अब की अगर हमारी सरकार बनेगी तो न हम स्मारक बनाएंगे, न हम पार्क बनाएंगे, अब की हम विकास करेंगे। तो रोहित भाई, सबसे पहली चीज ये बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? नहीं सर, अब बीएसपी को जस्टिफाई मत कीजिए कि आपने अपने नावेद लोगों के साहब, लिए अब बीएसपी को जस्टिफाई मत कीजिए। मैं तो बीएसपी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपके दल की बात कर रहा हूं कि आपकी क्या मजबूरी थी क्या कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा? आपने उनके लिए कुछ, अब देखिए, अभी ये उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया और अपनी तरफ से हवा दे दी इस मुद्दे को बढ़ा देने के लिए। अपना वोट बैंक, जो उनकी पार्टी जो उनकी खत्म हो गई थी, जो एकदम गायब हो गई थी, नेस्तो नाबूद हो रही थी, लोग उनको छोड़ के चले गए थे। सर, तो आपको लगा कि उनको जो छोड़ के चले गए वो आपके साथ जुड़ जाएंगे अगर कुछ ऐसा कदम उठा लिया जाए, तो इसलिए आपने तुरंत एक्शन ले लिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर मांग हो रही है, इसलिए आप खामोश हैं। हमें किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को जो नहीं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात जहां तक है, देखिए, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो चाहे नवेद सिद्दीकी हो, किसी के लिए अगर महिला के लिए अभद्र टिप्पणी की जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ना, तो आपने क्या दिशा दिया? लगातार जिला प्रशासन जावेद अहमद साहब, सुनिए, नहीं यहाँ पे नहीं, कास्ट फैक्टर की बात नहीं, सुन लीजिए। यहाँ पे ऐसा मामला है कि यहाँ पे अभी भी जांच चल रही है और हम वीडियो फुटेज देख रहे हैं। वीडियो फुटेज हमारे पास कई जगहों से हमने कह दिया है, यहाँ तक कि मीडिया से भी कहा है कि ठीक है, ये सारी चीज निकल के आएंगी, सामने आएंगी। जो कमेटी है, उस दिन मैंने अभी परसों एक चैनल पे बैठा था और मैंने शाम को कहा, मुझसे पूछा गया, नावेद साहब, मैं जस्टिफिकेशन को नहीं लूंगा सर, मैं दया शंकर जी के लिए मुझसे पूछा गया था, आप है ही नहीं। दया शंकर जी के लिए पूछा गया, दया शंकर, मैं इस पॉइंट को सुनूंगा ही नहीं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा नावेद साहब, मैं सिर्फ इतना जानना और समझना चाहूंगा कि आपने कहा कि कई ऐसे लोग थे जो मायावती के साथ थे, लेकिन उनके तमाम वायदों को पीछे होते देख वो आपके साथ जुड़ने की कोशिश में रह गए, और जुड़ने की कोशिश में शायद आपका ये एक पहल भी था जिसको आपने दिखाया कि देखिए हम किसके हितैषी हैं। और ऐसी दिशा में अगर रामदेव अठावले साहब वहां पे आते हैं तो क्या ये आपके लिए चुनौती नहीं हो जाएगी? रामदेव अठावले साहब जो हैं, भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए, हमेशा शुरू से ये रहा है कि अब रामदेव, उन्होंने, अठावले साहब ने जो बयान दिया तो कहा जाता है कि भाई वो दूसरे दल के हैं, वो एनडीए के हैं, वो उनका बयान हो सकता है। जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं, क्या क्या अभी हुआ, वहां पे भी आपने सारी चीजें देखी। वहां कहा गया कि नहीं भाई ठीक है, हम तो इनके सहयोग से चल रहे हैं, तो ये बात है। तो ये सारी चीजें जहां पर ये अपना देखते हैं कि यहाँ पर इनको, यहाँ पर डाउनफॉल इनका नजर आ रहा है, कहीं पे इनकी गलती, कहीं पे इनकी खामियां हैं। नहीं, देखिए, स्वाति सिंह जी को, अरे वो तो बहुत बड़ी नायिका बन गई है साहब, बिल्कुल क्यों नहीं जोड़ेंगे? अगर लोहिया जी की विचारधारा उनके दिल में है, लोहिया जी की विचारधारा उनके मन में है, और अखिलेश जी की तो खैर उन्होंने तारीफ भी की कि अखिलेश जी ने हमें सम्मान दिया, अखिलेश जी ने हमें सुरक्षा दी, उन्होंने अखिलेश जी को भाई तक बताया, तो बिल्कुल क्यों नहीं दरवाजे खुले हैं? अगर लोहिया जी की विचारधारा उनके मन में है, अखिलेश जी का इतना सम्मान करती है, आइए हम स्वागत करते हैं आपका अपने दल में। अरे ऐसी कोई बात नहीं, बीजेपी भी स्वागत कर रही है हमारे सर, तो और जो आप भी लोहिया जी थोड़ी की देर पहले ही विचारधारा कह लेके रहे आएगा, थे उसका हम कि ये तो स्वागत करेंगे। बीजेपी ने स्टंट किया। देखिए, बीजेपी का स्टंट तो ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या है, उनको देखने वहां कौन पहुंच रहा है, जब वो बीमार हुई तो अस्पताल कौन पहुंच गया, क्या सारी चीजें अठावले साहब को भी लेकर सुन लिया, सारी चीजें आपके सामने। देखिए, विषय था रोहित जी, विषय दूसरा था लेकिन आ गया, तो मेरा बस एक निवेदन है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और सिद्दीकी साहब, मायावती जी की पार्टी के सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी कराइए, बस इतना कहना मेरा। ठीक है, नहीं सर, मुद्दा वही था, मुद्दा वही था सर। आप आप मुद्दे के दूसरे ब्रांचेस के साथ जुड़े पहलुओं को भी कम से कम लेके साथ चलना ही हमें पड़ेगा, क्योंकि यही तो फैक्ट था कि जिस दलित के साथ जुड़ने की बात हर दल करता है, क्या यहाँ पर सियासत जो उत्तर प्रदेश की दिखी, और आज अगर रामदास साहब का नाम सामने आ रहा है कि यूपी में उनको लाना है, तो क्या ये फैक्टर वही था? इसलिए इस कनेक्शन को सामने रखा गया। सत्यदेव त्रिपाठी कुछ कह रहे हैं, सत्यदेव साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, रामदास अठावले की आरपीआई जो हर जगह से समाप्त हो चुकी है, महाराष्ट्र के 17 और 2-3 जिलों में है, उसका इस्तेमाल इस समय भारतीय जनता पार्टी
केवल और केवल दलित वोटों के लिए उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश कर रही है, और वो इस तरह नहीं होगा। यहाँ का दलित, यहाँ का हर जाति का आदमी, हर धर्म का आदमी, बीजेपी के पास है, हर तरह का आदमी बीजेपी को क्यों महसूस 27 साल में बेहाल हो चुका है। अंबेडकर साहब को लोकसभा जाने से इन्हीं ने रोका था, इनकी पार्टी ने रोका था लोकसभा जाने से अंबेडकर साहब को। किसकी बात आप कर रहे हैं, बीजेपी की या आज कांग्रेस बहुत की? बड़े दलितों के हितैषी बने बैठे हैं चैनल पे। श्री नावेद सिद्दीकी को जब ये न पता हो कि हारने के बाद राज्यसभा में हम ही लोगों ने चुनवा के भेजा था, कानून मंत्री बनाया था, उसको अरे लोकसभा की वो सीट तो चली गई पूर्वी पाकिस्तान में। इतिहास को तो जानिए, इतिहास को बिना पढ़े बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। केवल किसी चैनल पर बैठ के जोर जोर से बोलने से नहीं, इतिहास हम नहीं जानते, ये कई चैनल भी चला रहे थे, इतिहास बदल नहीं, बदला नहीं जाता। इतिहास जहाँ है अम्बेडकर वहीं रहेगा। कांग्रेस ने क्या क्या रुकावटें पैदा की, अरे क्या कांग्रेस में तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी थे। कांग्रेस की बात मत करो, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव भी थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1948 में कानपुर से निकली थी, ऐसा मत करिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जाति और धर्म बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष शुक्ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दलित कार्ड, दलित फैक्टर, रामदास फैक्टर भी वहां कितना कारगर होता है ये भी देखना, क्योंकि अठावले के तौर पर बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि शायद तस्वीर बदल दें। और देखिए सियासी गणित भी यही बैठाने की कोशिश चल रही है, कौन किसके साथ है और किसके साथ आगे बढ़ सकता है। ये तस्वीर है, समझदार आप भी हैं, खुद भी समझिए। अभी के लिए इतना है, खबरें लगातार जारी है। जय हिंद।